Good morning, student. Today's our class is class 10 Geography, Chapter 1, and the chapter name is Resource and Development. तो इसमें पहला हम पढ़ेंगे कि रिसोर्स और विकास है क्या। तो इसमें आपका सिंपली देखिए यहाँ पे जो आपका रिसोर्स फर्स्टली होता क्या है। तो यहाँ पे डिफिनीशन दिया गया है आपका रिसोर्स का, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाइड आवर नीड्स। तो उसे हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। जिससे कि आप प्रीवियस क्लास में ये सारे डिफिनीशन आप पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आपका डिफिनीशन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, लेवल आपका डिफिनीशन का अब इंक्रीज हो गया है। तो इसमें आप पढ़ेंगे क्या, एवरीथिंग इन आवर एनवायरनमेंट प्रोवाइड इट इज टेक्नोलॉजिकली accessible and economically feasible and the culturally acceptable can be termed as resource। तब उसको हम क्या कह सकते, उसको नाम देंगे हम रिसोर्स का नाम दे सकते हैं। तो इसमें पहला देखिए 3 वर्ड इसमें आता है आपका, इट इज क्या होना चाहिए, प्रोवाइड टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। सपोज कोई हम गोल्ड का एक्सट्रैक्शन करते हैं और मतलब कि माइनिंग प्लेस से, तो और क्या है, अगर हम उसको ना निकालने में, अगर और को नहीं निकाल पाते हैं तो क्या होगा, उसको वो हमारे टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल नहीं, हम उसको पहुंच नहीं सकते हैं। या पेट्रोल है आपके अंडर अर्थ में है तो उसको हम निकाल नहीं सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, तो वो हमारे लिए रिसोर्स नहीं है, तो इसलिए उसको रिसोर्स नहीं। और दूसरा वर्ड आता है टेक्नोलॉजिकली फिजिबल। तब टेक्नोलॉजी फिजिबल कहने का मतलब है कि इकोनॉमिकली फिजिबल, सॉरी, इकोनॉमिकली फिजिबल कहने का मतलब है कि आपका सपोज आप कि मान लीजिए आप 2 करोड़ का गोल्ड निकालें, आपका कि माइनिंग में खर्च है 2 करोड़ का जो खर्च हो रहा है, मतलब उसको जो मशीन वगैरह इंस्टीट्यूशन सेटअप करने में, वहां पे जो लेबर वर्क है, ये सारे सपोज आपका 2 करोड़ रुपया वहां पे खर्च हो रहा है गोल्ड को प्यूरिफाई करने में, उसको निकालने में, एक्सट्रैक्ट करने में फ्रॉम द अंडर द अर्थ से। तो अगर वो मान लीजिए उतना खर्च हम करके गोल्ड को निकाल रहे हैं, सपोज मेरे पास गोल्ड का सिर्फ वैल्यू आया कितना, 50 लाख रुपया या कुछ उससे कम आया, तो वो क्या होगा, उसमें हमारे क्या, उसको निकालने का जो प्रोसेस है उसमें हम क्या, हमें मेन लॉस हो जाएगा। तो लॉस के कारण से हम वो एक हमारे लिए इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं हो पाएगा, तो हम लॉस में चले जाएंगे, जिसके कारण से क्या होगा, ये इसे हम रिसोर्स नहीं कहेंगे। और थर्ड है कल्चरली एक्सेप्टेबल, मतलब कि वो समाज द्वारा, सोसाइटी के द्वारा वो एक्सेप्ट किया जाना चाहिए। जो गोल्ड है तो गोल्ड का कंजप्शन होना चाहिए सोसाइटी के द्वारा, उसका यूज होना चाहिए, यूटिलाइज होना चाहिए मिनी बेज में, तो ताकि हम उसका, उसके नीड है लोगों को, ताकि उसको, तभी हम उसको फॉर्म कर रहे हैं। तो ये 3 वर्ड है, एवरीथिंग इन आवर अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच यूज टू सेटिस्फाइड आवर, इसको हम अपने जरूरत को संतुष्ट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और वो क्या होना चाहिए, प्रोवाइडेड इट इज टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, तब उसको हम क्या देंगे, नाम देंगे रिसोर्स का। ठीक है, ओके, यहाँ तक आपका इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि रिसोर्स होता क्या है। तो आइए चलिए, तो चलिए देखते हैं। अब आता है दूसरा वर्ड, होता है ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग जो होता है, क्या होता है आपका, ये ह्यूमन बीइंग होता है, क्या करता है ये, अब ये बाय से ये अपने आप में क्या है, एक रिसोर्स है। ह्यूमन बीइंग भी क्या है, एक रिसोर्स है अपने आप में भी, क्या है, सेल्फ क्या है, सेल्फ में अपने आप में एक रिसोर्स है। क्योंकि ये क्या करता है, ये कांटेक्ट करता है, ये डिपेंडेंट होता है, क्या, ये इंटरडिपेंडेंट होता है, रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल, टेक्नोलॉजिकल एंड द इंस्टीट्यूशन। तो इसमें देखिए देखिए ह्यूमन बीइंग जो होता है इंटरैक्ट विथ नेचर, वो क्या करता है, इंटरैक्ट करता है नेचर के साथ। वो नेचर के साथ क्या करता है, फर्स्टली इंटरैक्ट करता है। तो इंटरैक्ट करने के बाद वो क्या करता है, सपोज टेक्नोलॉजी का हेल्प लेता है, फिर वो क्या करता है, क्रिएट या सेटअप इंस्टीट्यूशन करता है। क्यों करता है, जैसे देखते हैं, सपोज आप गोल्ड ले लेते हैं या कोई आयरन ओर लेते हैं, गोल्ड और होता है, तो उसमें क्या करता है, वो नेचर में या जंगल में जाएगा, सपोज लकड़ी का काम करता है, तो लकड़ी को वो क्या करेगा, जंगल की कटाई करेगा, रिसोर्स लाएगा फिजिकल से, आपका फिजिकल एनवायरनमेंट भी जो नेचुरल होता है, फिर उसको टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसको कट करेगा। अब वहां पे जब जंगल में वो क्या करेगा, कट करने के बाद टेक्नोलॉजी का हेल्प लेगा, उसके बाद वो कट करने के बाद, और कट कर रहा है कहीं एक प्लेस पे, डिफिनिट प्लेस पे, और काम कर रहा है, तो उसको इंस्टीट्यूशन की जरूरत होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, मशीनों की जरूरत होगी। तो वो सेटअप करेगा इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था उस तरह के, जो आपका फैक्ट्री, वुड फैक्ट्री हो सकता है, उसी तरह से गोल्ड का हो सकता है। तो अगर वो माइनिंग करता है तो टेक्नोलॉजी के माध्यम एक्सट्रैक्शन करेगा, तो माइनिंग इंस्टीट्यूशन वहां पे वो
सेटअप करेगा। तो ह्यूमन बीइंग मेनली क्या होता है, तीनों चीजें उस पे डिपेंड होता है, इंटरडिपेंडेंट होता है। फर्स्टली वो यहाँ जाता है, फिर उसके बाद, तो यहाँ तक बात क्लियर है आपका। चलिए अब इसमें देखिए द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ दिस अवेलेबल इन एनवायरनमेंट, जो इंटरैक्ट, देखिए इंटरैक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। तो ये तीनों में क्या रहता है, वो रिलेशन इंटरडिपेंडेंट रहता है। तो ह्यूमन बीइंग इंटरएक्ट विद नेचर, उसके बाद एंड दैट क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और बढ़ाने के लिए वो इंस्टीट्यूशन का निर्माण करता है, ताकि नंबर ऑफ प्रोडक्शन आपकी जो हो सके, क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज करे। तो देखिए अब आगे पढ़ते हैं इसमें, ह्यूमन बीइंग देमसेल्फ अपने आप में क्या है, खुद में क्या है, एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स, एक संसाधन का अपने आप में एक एसेंशियल रिसोर्स है ह्यूमन बीइंग, क्योंकि इसके बिना कोई भी काम जो होता है रिसोर्स को और प्यूरिफाई और यूटिलिटी, मोर यूटिलिटी नहीं हो सकता है, इसको और यूटिलिटी इसको इंक्रीज करता है ह्यूमन बीइंग्स में। सपोज लकड़ी है, तो लकड़ी से वो फर्नीचर वगैरह बनाता है, तो उसको यूटिलिटी क्या करता है, इंक्रीज हो रहा है उसका। तो दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल, जो देखिए ह्यूमन बीइंग क्या करता है, दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल जो भी अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट में है इनटू रिसोर्स, उसको रिसोर्स में वो कन्वर्ट करता है एंड यूज देम, और उसको प्रयोग करता है। तो रिसोर्स का देखिए आपका चार बेसिस पे इसको क्लासिफाइड किया गया, वर्गीकरण किया गया। देखिए इसमें पहला आपका है क्या, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब कि उत्पत्ति के आधार पे मूल के। तो बायोटिक और एबायोटिक होता है। तो बायोटिक क्या होता है, लिविंग बीइंग, और एबायोटिक होता है नॉन लिविंग बीइंग। बायोटिक में आ गया प्लांट्स, एनिमल और ह्यूमन बीइंग, और एबायोटिक में आ जाता है आपका रॉक, मिनरल्स और नॉन लिविंग थिंग्स जो भी होता है। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, मतलब खपत के आधार पर या ज्वलनशीलता जो आधार पर होता है, उसको क्या कहते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो रिन्यूएबल जो होता है आपका क्या होता है, जो रीन्यूएबल मतलब कि फिर से वो क्रिएट किया जा सकता है, जैसे विंड है, एयर है, वाटर है, वो रिक्रिएट होता है। और जैसे पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, ये सारे क्या नॉन रिन्यूएबल है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, तो इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, कम्युनिटी, समुदाय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे होता है रिसोर्स का प्रयोग। तो ऑन द बेसिस ऑफ देखते हैं आपका स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तो विकास का जो स्तर है, मतलब की स्थिति है, उस आधार पे क्या होता है, एक पोटेंशियल है डेवलपमेंट, इसको आगे देखेंगे क्या है। तो देखिए यहाँ पे जो आपका क्लासिफिकेशन का ब्रांच बना हुआ है, रिसोर्स को आपको दो ब्रांच में इसको डिवाइड किया गया, नेचुरल और ह्यूमन। तो नेचुरल को आपको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में किया गया है। तो इसका देखिए स्ट्रक्चर और रिन्यूएबल, तो रिन्यूएबल में क्या होता है, जैसे कि कंटिन्यूअस फ्लो, ये बहता रहता है, ये चलता रहता है, क्रिएट होता है, जैसे विंड वाटर। और एक होता है ये हुआ, और दूसरा होता है रिन्यूएबल कंटिन्यूअस होता है ये, एक होता है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल होता है कि एक्सेसिव यूज से ये इसका डिप्लीशन होने लगता है, जैसे नेचुरल वेजिटेशन, जंगल, वाइल्ड लाइफ, जैसे कि कोई जानवर का हंटिंग करने से क्या होता है, ये क्रिएट तो होता है जंगली जानवर, लेकिन अगर एक्सेसिव यूज करते हैं जरूरत से ज्यादा, तो ये डिप्लेशन, इसको कमी आने लगता है, डिक्रीजमेंट होने लगता है। तो इसी तरह से नॉन रिन्यूएबल में भी होता है दो टाइप का, रिसाइकेबल और नॉन रिसाइकेबल। जैसे मेटल क्या होता है, रिसाइकेबल होता है, जैसे यूटेंसिल्स हम यूज करते हैं तो उसको फिर से मेल्ट करके रिक्रिएट किया जाता है। लेकिन नॉन रिसाइकेबल में क्या होता है, फ्यूल, जैसे कोल और पेट्रोल। तो अब आते हैं ह्यूमन भी, ह्यूमन जो रिसोर्स होता है आपका क्या होता है, स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन क्या होता है। तो स्ट्रक्चर मतलब बनावट और संस्था के आधार पर ह्यूमन होता है, जैसे कि जो किसी इंडस्ट्री में स्किल वगैरह होता है। और क्वांटिटी और क्वालिटी, क्वांटिटी में ह्यूमन का मात्रा, जो ह्यूमन बीइंग है उसकी संख्या की, पॉपुलेशन कितनी है और उसमें क्या क्या स्किल है, क्वालिटी। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो तो चलिए देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्स जो आता है, बायोटिक, एबायोटिक में कौन कौन सी चीज आती है पढ़ चुके हैं, जैसे कि फ्लोरा, फाना, फिशरीज, लाइव स्टॉक, ये सारे क्या है, बायोटिक में है। एबायोटिक में ऑल दोज थिंग विच आर कंपोज नॉन लिविंग थिंग कॉल्ड एबायोटिक। ठीक है, रिसोर्स रॉक्स एंड मेटल्स और मिनरल्स जो भी होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ठीक है, तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल ये भी हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं क्या क्या होता है। दिस रिसोर्सेज physically renewed, reproduced by physical, chemical और मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल। ठीक है, तो ये नेचुरली रिप्रोड्यूस बाय द नेचुरल और मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस से क्या होता है, उसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। और रिन्यूएबल हो जाता है या रिप्लेनिश, फिर से वो भरपाई हो जाता है उसको, उस रिसोर्स का एग्जांपल में जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और आपका
वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, तो आप इसमें भी पढ़ चुके थे। आपका क्या है, कंटिन्यूअस और बायोलॉजिकल क्या है, जो रिन्यूएबल भी होता है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया, कंटिन्यूअस और रिन्यूएबल। तो कंटिन्यूअस में कौन था आपका, विंड और वाटर था, और आपका क्या था बायोलॉजिकल में, वाइल्ड लाइफ और प्लांट था, फॉरेस्ट था। ठीक है, तो नॉन रिन्यूएबल में देखते हैं क्या है आपका, नॉन रिन्यूएबल में दोज अकर ओवर वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, जो मतलब काफी लंबे समय से क्या है अवेलेबल है, मिनरल एंड फॉसिल फ्यूल्स, जो खनिज और आपका जीवाश्म है आपका, एग्जांपल सच रिसोर्सेज, दिस रिसोर्सेज टेक मिलियंस ऑफ ईयर इन देयर फॉर्मेशन, ये क्या लेता है, लाखों वर्ष ले लेता है अपने फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, इसको दोबारा फॉर्मेशन, जैसे कोल है या पेट्रोल है, इसको फॉर्मेशन बहुत ही लॉन्ग टाइम लेता है ये रिफॉर्म होने में। तो देखिए सम ऑफ द रिसोर्स लाइक द मेटल्स रिसाइकेबल, और some like fossil fuels cannot be recycled and get exhausted with their use। तो इसको देखिए ये क्या होता है, अपने इस्तेमाल के साथ ही क्या हो जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, ये खपत हो जाती है, इसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। ओके, तो इसमें हम देखते हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, अधिकार या स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, तो देखिए रिसोर्स ये भी होता है चार टाइप का, तो देखिए इसमें क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे कि पहला आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप में आता है इंडिविजुअल रिसोर्स। क्या हुआ, इंडिविजुअल रिसोर्स जैसे दोज दीज आर ओन्ड बाय प्राइवेटली, ये क्या होता है, प्राइवेटली बाय किसी व्यक्तिगत द्वारा क्या होता है, ये इंडिविजुअल होता है। तो इसमें देखते हैं क्या है, जैसे मेनी फार्मर, एग्जांपल मेनी फार्मर लैंड विच अलॉटेड देम बाय गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, पेमेंट के एवज में क्या होता है, जो टैक्स पेमेंट करते हैं उसके एवज में जो बहुत सारे किसान क्या होते हैं, अपने जो अलॉट किया जाता है गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, जिसके उसका प्राइवेटली जो घर होता है, खेत होता है, उसका ओन इंडिविजुअल रिसोर्स हो गया, जिसके हेल्प से वो क्या करता है, अपना जॉब क्रिएट करता है, फार्मिंग करता है और अपने परिवार का पालन पोषण करता है। इन विलेज में देखिए जो कौन लोग होते हैं, जो विथ द लैंड ऑनरशिप बट नीदर एंड मेनी हु आर लैंडलेस। देखिए विलेज में जो होते हैं, देयर आर पीपुल विद द लैंड ओनरशिप बट देयर आर मेनी, अनेक ऐसे हैं जिसके पास लैंडलेस होते हैं, तो जो उनके लेबर में, जो लेबर के तौर पे बड़े किसानों के घर में काम, खेत में काम करते हैं। और जैसे कि आपका अर्बन पीपुल जो प्लॉट और हाउसेस, जो शहरों में वो लोग होते हैं जिनके अपने प्लॉट या हाउसेज होते हैं, घर होते हैं, उनके अदर प्रॉपर्टी होते हैं, तो ये सारे होते हैं। और देखिए जो प्लांटेशन और पास्चर लैंड और पॉन्ड्स, वाटर, वेल्स ईटीसी आर द सम ऑफ एग्जांपल ऑफ रिसोर्स ऑफ इंडिविजुअल, ये सारे भी और भी एग्जांपल हैं जो किसके होते हैं, इंडिविजुअल के होते हैं, जो व्यक्तिगत संसाधन के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। मेक ए लिस्ट ऑफ रिसोर्स ओन्ड बाय योर हाउस होल्ड। ठीक है, इसको लिस्ट बनाने कह रहा है, आप लिस्ट बनाइए आपका क्या क्या रिसोर्स है। तो कम्युनिटी लेवल पे देखते हैं आपका क्या है, तो कम्युनिटी लेवल का कहने का मतलब है दो टाइप ऑफ रिसोर्स यूज्ड बाय द कम्युनिटी, जैसे मोहल्ला या आपका किसी एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया के लोग वहां यूज करते हैं उस रिसोर्स को, कम्युनिटी लेवल कहेंगे। जैसे विलेज में देखिए आपका क्या रिसोर्स विच आर एक्सेसिबल टू ऑल मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। ठीक है, उस समुदाय के सभी सदस्यों का उस पर हक होता है। जैसे विलेज कॉमन सामान ग्रेजिंग ग्राउंड, जो एक विलेज है, अगर कहीं जो खेत चरने वाला जो जगह होता है, सभी के भैंस बकरी वहां पे आके ग्रेज करेंगे। वरियल ग्राउंड जो कब्रिस्तान होता है, उस एरिया के सभी लोग वहां अपने दफनाते हैं। विलेज पॉन्ड्स जो गांव का तालाब होता है, पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट, ये सारे क्या होते हैं, कम्युनिटी बेसिस पे आते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग क्या है, जैसे प्ले ग्राउंड, ये सारे क्या है, कम्युनिटी है। और फैक्टो एक्सेसिबल दीज ऑल लिविंग बीइंग देयर। ठीक है, वो सारे जो वहां पे रहते हैं वो सारे लोग के लिए एक्सेसिबल होता है, उपलब्ध होता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम लोग क्या है आपका नेशनल रिसोर्स। नेशनल रिसोर्स टेक्निकली तौर पे क्या होता है, ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, वो सारे रिसोर्स जो किससे बिलोंग करते हैं, आपके नेशन से करते हैं। ठीक है, आपके राष्ट्र से करते हैं। द कंट्री हैज लीगल पावर, तो कंट्री के पास इसका इस रिसोर्स का यूटिलाइज करने का लीगल पावर होता है। एक्वायर्ड इन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड, तो सरकारी लोगों के सार्वजनिक जो पब्लिक गुड होता है वो लोगों के लिए होता है। कहने का मतलब एक्वायर्ड फॉर प्राइवेट इवेंट, यहाँ तक कि अगर कोई प्राइवेट भी चीज है, सपोज आपका किसी घर में मतलब एक्सट्रैक्शन होता है, तो कहीं गोल्ड वगैरह या कोई तेल वगैरह का निकल जाता है जगह, तो उसको क्या हो जाता है आपका, वो हो जाएगा आपका
नेशनल रिसोर्स हो जाएगा, वो सरकार के अंडर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे कि यहाँ तक अगर पब्लिक गुड कोई सरकारी चीज जगह होता है, मतलब कि अगर उस पे लोगों के हित के लिए अगर कोई काम होता है तो वो नेशनल हो जाता है, मतलब कि जिसपे सरकार का हक होता है। सपोज आपके घर में कुछ ऐसा चीज निकल जाए, जैसे कि पेट्रोल का कुआं या कुछ आपका बिल निकल जाए, या कोई धन एक्स्ट्रा धन निकल जाए, ट्रे ट्रेजरी निकल जाए, तो ये सब सारे चीज क्या हो सकते हैं, अब ये सरकार के अंडर में आ जाती हैं। तो यू माइट हैव सीन, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो रोड है आपके, कैनाल्स हैं, नहर, रेलवे, ये सारे कंस्ट्रक्ट फील्ड और फील्ड ओन्ड बाय द सम इंडिविजुअल, और कुछ व्यक्तिगत तौर पे भी ये कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, लेकिन ये क्या आते हैं किसके अंडर, अर्बन डेवलप, ये सारे क्या आते हैं, रोड, रेलवे, ये सारे नेशनल रिसोर्स में आते हैं। ठीक है, ये सरकार के अंडर में आते हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो विकास का अथॉरिटी रहता है, तो इसमें देखिए डेवलपमेंट अथॉरिटी गेट एम्पावर्ड बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड, तो इसको सशक्त किया जाता है, एम्पावर्ड और मजबूत किया जाता है किसके द्वारा, डेवलपमेंट अधिकारी जो होता है, विकास अधिकार, बाय द गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड, प्राप्त करने के लिए ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज, जो आपके जो लैंड आते हैं आपके जो स्टेट के अंदर, जो स्टेट का जितना लैंड आता है वो आपका नेशन से होता है। ठीक है, देश के अंदर का जो भी पॉलिटिकल एरिया है वो सरकार के हित में आता है, सरकार के अंडर में आता है। और द देखेंगे आपका पॉलिटिकल बाउंड्रीज ओशियनिक एरिया अप टू, जैसे कि ओशियनिक एरिया जो आपका समुद्री क्षेत्र होता है वो अप टू कहाँ तक, 12 नॉटिकल माइल्स तक। ठीक है, और जिसका मतलब हो गया, कहने का मतलब एक नॉटिकल माइल इक्वल टू होता है वन, तो अच्छा ठीक, एक नॉटिकल माइल इक्वल टू होता है कितना, 1.9 किलोमीटर, लगभग 2 किलोमीटर से कम होता है। तो यहाँ पे देखिए जो 12 लगभग 22 किलोमीटर जो आपका कोस्टल एरिया से जो लैंड सी स्टार्ट होता है वहां तक, ये हमारे कंट्री का वहां पे अंडर में होता है। ठीक है, चाहे वो टर्म राइज टेरिटोरियल वाटर उसे कहा जाता है। ठीक है, उसको टेरिटोरियल वाटर जो उस देश का अधिकार होता है, जो कोस्टल एरिया है उसके 22 किलोमीटर तक के आगे का एरिया जो क्या होता है, वो कंट्री के अंडर में होता है। एंड द रिसोर्स देन बिलोंग टू द नेशन, और वो जो भी रिसोर्स उसके अंडर में पाए जाते हैं वो उस राष्ट्र का, उस देश का होता है। इंडिया एज वेल एज और अदर कंट्री के साथ भी यही यही रूल बना हुआ है। तो अब आई इंटरनेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल जब 12 नॉटिकल माइल्स तक आपका अंडर द नेशनल आ रहा था, 12 नॉटिकल माइल्स से लेकर, ठीक है, 12 से लेकर ओशियन जो आता है आपका 200 नॉटिकल माइल्स तक जो होता है उसको कहेंगे आप लोग जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो बिलोंग टू द ओपन ओशियन होता है। ठीक है, एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन बी यूटिलाइज इट विदाउट द कॉन्ग्रेंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, ये आ जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के बिना सहमति के इसका इस्तेमाल कोई भी व्यक्तिगत तौर पे कोई देश नहीं कर सकता। कहाँ से, 12 के बाद जो भी एरिया आता है बियॉन्ड, मतलब कि 200 के बाद जो ओशियनिक रिसोर्स होता है, कहने का मतलब जो ओशियनिक रिसोर्स, देखिए रेगुलेट सम रिसोर्सेज, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन जो अंतरराष्ट्रीय संस्था होती है उसका इस्तेमाल करती है, जो न्यूयॉर्क या WHO, ये सब सारे जो UN की संस्थाएं हैं, ये इंटरनेशनल संस्थाएं होती हैं जो 200 किलोमीटर, जैसे आप समझ लिए 22 जो आपका 22 जो आपका आया, तो 22 जो नॉटिकल माइल आया आपका, जो क्या है अंडर द नेशनल में आ गया। इंटरनेशनल जो आया जो लगभग 200 बियॉन्ड के पर है, 200 के बाद, ठीक है, नॉटिकल माइल्स के बाद जो एरिया आता है उसको क्या बोलते हैं, ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। और इसमें आपका जो है एग्जाम के लिए आपका एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो डू यू नो, देखिए आपका आप इसमें डू यू नो क्या है, गॉट राइट द टू माइन मैग्नीज नोड्यूल फ्रॉम द बेड ऑफ ओशियन and from that area which beyond the exclusive zone तो identify some resource which the international in nature, तो अगर वो 200 के ऊपर पाया जाता है, अगर कोई मैग्नीज माइन और पाया गया या डिपोजिट पाएगा तो इसको इंटरनेशनल रिसोर्स कहेंगे। उस पे सभी जो होता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन का अधिकार होता है, या उसके सहमति से ही बिना उसके परमिशन का कोई भी कंट्री यूज नहीं कर सकता। तो अब आते हैं, ये आपको समझ में आ गया 3 बेसिस आपका, जो ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉसिबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप एंड
अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ते हैं, तो ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट क्या है, चलिए देखते हैं। इसमें पहला 4 टाइप का है। पहला पोटेंशियल रिसोर्स। तो पोटेंशियल रिसोर्स आपका दोज रिसोर्स विच आर फाउंड इन ए रीजन, जो किसी क्षेत्र में पाया जाता है, हैव बीन नॉट यूटिलाइज्ड, जो इसका अभी तक प्रयोग नहीं किया गया। एग्जाम्पल वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो आपका लाइक राजस्थान एंड गुजरात हैव इनॉर्मस पोटेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड एनर्जी, जो काफी भंडार काफी विशाल मात्रा में आपका सोलर और विंड एनर्जी गुजरात और राजस्थान के रीजन में, लेकिन अभी तक सो फार दिस हैव नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपरली, लेकिन अभी उसको हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूज किया, उसको सही ढंग से यूज विकसित नहीं हो पाया, अभी तक वो सही ढंग से उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा बहुत ही विंड मिल के तौर पे उसका इस्तेमाल कहीं कहीं पे हो रहा है, लेकिन अभी टोटली उसका उपयोग नहीं हो रहा। तो आगे देखते हैं डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स क्या है भाई, तो डेवलप्ड रिसोर्स है दो दो रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज विच आर सर्वेड, जिसका सर्वेक्षण किया जा चुका है, एंड देयर क्वालिटी एंड देयर क्वांटिटी, जिसकी गुणता और मात्रा हैव बीन डिटरमाइंड, जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी क्या कर हो चुकी है, डिटरमाइंड निश्चित हो चुकी है फॉर यूटिलाइजेशन के लिए, कि हमारे पास ये रिसोर्स कितना क्वालिटी और क्वांटिटी में अवेलेबल है। जैसे कि कोल है, इसका क्वालिटी 4 टाइप का होता है, और आपका पेट्रोल है, इसका भी क्वालिटी होता है। तो हमारे पास क्या है, इसका सर्वेड एंड देयर क्वालिटी हो चुका है। तो 10 डेवलपमेंट फॉर रिसोर्स डिपेंड्स ऑन द, ये जो रिसोर्स है किस पे डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ फिजिबिलिटी, इसके जो क्या स्तर है इसकी योग उपयोगिता का और इसके टेक्नोलॉजी आधुनिकता का, ठीक है, फिजिबिलिटी ज्वलंतता का। तो अब आते हैं स्टॉक। स्टॉक क्या है, the stock material environment which have the potential to satisfy human needs but human beings do not have appropriate technology to access these, but included among, देखिए मटेरियल इन आवर इन्वायरमेंट विच हैव पोटेंशियल, देखिए हमारे इन वातावरण में बहुत सारे इन्वायरमेंट में विच हैव जो पोटेंशियल क्षमता है हमारे ह्यूमन नीड्स को पूरा करने का, बट ह्यूमन बीइंग के पास अभी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है इसको यूटिलाइज करने के लिए, सही तकनीक नहीं है, उपयुक्त तकनीक नहीं है इसको, तो आर इंक्लूड इसको हम किस में रखते हैं, स्टॉक में। ये क्योंकि इसको किस लिए, इसको फ्यूचर में यूज करने के लिए, क्योंकि ताकि इसको एमंग द स्टॉक में भंडार के तौर पे रखा जाए कि आने वाला जो हमारा जनरेशन है वो क्या करेगा, इसका यूटिलाइज करेगा। तो फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि स्टॉक में कौन सा होगा, जैसे वाटर एक कंपाउंड है आपका, जैसे कि आप जानते हैं वाटर क्या है, कंपाउंड है आपका टू गैसेस का, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कैन बी यूज रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, आप एज यू नो कि आपका सोलर भी क्या है, सन भी हाइड्रोजन का बना हुआ है, जिसमें बहुत रिच सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, बट वी डू नॉट हैव एडवांस टेक्निकल, और लेकिन हमारे पास एडवांस टेक्निकल तकनीक नहीं है कि हाउ टू यूज देम टू फॉर दिस पर्पस, हम अपने उद्देश्य के लिए, इस उद्देश्य के लिए कैसे इसको यूटिलाइज करें या इसका यूज करें, हेंस इसको कंसीडर्ड किस तौर पे किया गया है, एज ए स्टॉक पे इसको माना गया है, ठीक है। तो अब आते हैं रिजर्व। रिजर्व में क्या होता है, रिजर्व आज द सबसेट ऑफ स्टॉक, ये क्या है, सबसेट है स्टॉक का, रिसोर्स विच कैन बी पुट इन द विद इन द हेल्प ऑफ एग्जिट टेक्निकल, लेकिन इसको देखिए जो भी हमारे यहाँ पे पाया गया रिसोर्स है उसको हम इस रिजर्व में जानते हैं कि इसको कैसे हाउ टू यूज करना, वी नो दैट हाउ टू यूज इट, उसे उस रिसोर्स को करेंगे, कहेंगे रिजर्व रिसोर्स कहते हैं उसको, रिजर्व है। एंड देखिए कैन बी यूज्ड फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट, और इसको देखिए दिस कैन बी हैज, लेकिन इसका देखिए हैज नॉट बीन स्टार्टेड, लेकिन इसका इस्तेमाल अभी तक स्टार्टेड नहीं किया गया, शुरुआत नहीं किया गया, लेकिन दिस कैन बी यूज टू मीटिंग इन फ्यूचर जनरेशन, लेकिन इसका इस्तेमाल आपके फॉर मीटिंग मिलने वाले फ्यूचर जनरेशन में किया जाएगा। जैसे रिवर वाटर क्या है आपका, यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, बट प्रेजेंटली इट इज यूटिलाइज ओनली लिमिटेड एक्सटेंट। तो देखिए रिवर वाटर इज यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, ठीक है, जो मतलब कि आप जो रिवर जो वाटर है डैम के अनुसार क्या किया जा रहा है आपका, कहने का मतलब उसका इस्तेमाल किया जा रहा है जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, बट लेकिन इन दिस डे आपका लिमिटेड है, ये आपका डैम और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट लिमिटेड है, क्योंकि इसका अभी नीड नहीं है ज्यादा एक्सेसिव यूज ऑफ करने का। तो सो ड्यू टू दिस, इसके कारण से थस इस प्रकार द वाटर इन डैम्स फॉरेस्ट इट इज ए रिजर्व, और ये फॉरेस्ट है और जो डैम्स है ये सब किस कैटेगरी में आता है, रिसोर्स में, रिजर्व रिसोर्स में आता है, कि इसको फ्यूचर के लिए अभी
हमें कोई नीड नहीं है, एक्सेसिव नीड की जरूरत नहीं है कि क्यों ज्यादा से ज्यादा बिजली उत्पादन करें। इसको फ्यूचर के लिए भी सेव करते हैं कि आगे हमारे फ्यूचर जनरेशन भी इसको यूटिलाइज कर सके। इज ए रिजर्व देन वी कैन, इसका इस्तेमाल यूज्ड भी इन विच कैन बी यूज्ड इन द फ्यूचर, जिसका इस्तेमाल आपका फ्यूचर में किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या पढ़े आप लोग, इसके रिलेटेड आपको नोट्स दिए जाएंगे एंड द try to remember all the things and question answer. Thank you.